Good afternoon, students. In today's class, we are going to complete the revision of the chapter Error Analysis and Significant Figures. Okay, and in the tomorrow's class, we are going to take up the revision of vector chapter. Okay, so in these two classes, we will try our level best to complete the revision of your physics syllabus, which has been completed before the vacation. ओके तो जितना भी आपका सिलेबस हुआ है फिजिक्स का वो हम इन दो क्लासेस के अंदर पूरा टेकअप करने की कोशिश करेंगे। और आज हम कंप्लीट करेंगे आपका कौन सा चैप्टर, एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके तो बेटा ये इस चैप्टर को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा जो रहता है एरर एनालिसिस वाला पार्ट है और जो सेकंड वाला जो पार्ट है वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। ओके तो बेटा अभी आता है कि ये जो एरर एनालिसिस वाला जो चैप्टर है ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं और ये मतलब कहाँ पे यूज़ होता है। एरर एनालिसिस वाला जो हमारा चैप्टर है ये हम किस वजह से इसको पढ़ रहे हैं और कहाँ पे यूज़ होता है। तो बेटा ये जो पूरा चैप्टर है एरर एनालिसिस का, ये चीज़ आपने जैसे कि क्या होगा, आपने अपने प्रीवियस क्लासेज में जैसे कि क्लास 9th 10th में आपने लैब के फिजिक्स की लैब के कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैसे कि आपको वहाँ पे वर्नियर कैलिपर दिया गया होगा, उसकी हेल्प से आपको कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए दिया होगा। इसी तरह से आपको स्क्रू गोज दिया होगा, ठीक है, और भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आपको दिए होंगे जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लेंथ मेजर कर सकते हैं, कोई भी डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ओके तो बेटा जितने भी आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ हमेशा एरर आता है आपका। ओके तो नो मैटर हाउ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ आपका एरर आएगा। ओके अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है तो आप बोल देंगे कि जो एरर का जो लेवल होगा वो आपका कम होगा। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है तो आप बोल देंगे कि जो एरर का जो लेवल है किसी भी मेजर्ड वैल्यू का वो आपका ज़्यादा आ सकता है। ओके लेकिन आपका एरर तो 101% आपका 100% ये बात तय है कि आपका कुछ ना कुछ तो एरर आता ही आता है आपका। ओके हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन एरर को कंप्लीटली हम फिनिश नहीं कर सकते, हम कंप्लीटली किसी भी एरर को हटा नहीं सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके तो ये चीज़ आप हमेशा दिमाग के अंदर याद रखिए कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता हूँ तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर आता है। ओके और वो एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो एरर क्या होता है, वो होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है मेजर्ड वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू होती है जो हम मेजर करते हैं, नापते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, मेजर्ड वैल्यू। और ये दूसरी होती है क्या, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम जो नापते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं आपका। ठीक है तो ये जो आपका एरर आया ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब हम कोई भी वैल्यू किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, अगर वो वैल्यू हम ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हमारी आ जाए, मेजर्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो हमारा होगा क्या, पॉजिटिव एरर। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से हमारी कम आती है तो जो एरर आएगा वो क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव एरर। ओके सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। तो बेटा यहाँ से अगर हम मेरे को मेजर्ड वैल्यू लिखना है तो मेजर्ड वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ट्रू वैल्यू उस तरफ चला जाएगा, ट्रू वैल्यू प्लस एरर हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या पता है कि एरर की वैल्यू आपकी हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है कि एरर की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो। तो मैं दोनों चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, आपकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस आपका कुछ एरर। ओके और एरर क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू जब हम नापते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से तो वो 101% एक्यूरेट नहीं हो सकती, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ एरर आपका आना ही है। ठीक है तो इस वजह से हमारा कुछ ना कुछ एरर आता है। तो मेजर वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ कि जो ट्रू वैल्यू है या फिर जो एक्चुअल वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसमें से अगर मैं प्लस और माइनस कुछ एरर घटा देता हूँ या जोड़ देता हूँ तो आपका क्या मिलता है, मेजर वैल्यू मिलता है आपका। ओके तो
किसी भी अगर जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसकी सपोज कर लीजिए कि ट्रू वैल्यू ए है, उसकी ट्रू वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू ए है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को सपोज कर लीजिए कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नाप रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, उसकी मेजर्ड वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, ए ट्रू वैल्यू होगी ये तो जो एक्चुअल वैल्यू है प्लस माइनस सम एरर। तो ये डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, हमेशा याद रखेंगे ये जो सिंबल होता है डेल्टा ए, ये रिप्रेजेंट करता है एरर इन ए। तो कभी भी आपको ऐसा मिल जाए, डेल्टा मिल जाए कहीं किसी क्वांटिटी के आगे, जैसे डेल्टा ए या डेल्टा बी, तो इसका मतलब डेल्टा ए क्या है, एरर इन ए है, और डेल्टा बी क्या है आपका, एरर इन बी। ओके, अभी बेटा एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एरर क्या हो सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। तो आपको पता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम चीज़ों को मेजर करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम एरर क्या हो सकता है, अगर हम हर एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी हो सकता है कि जो ह्यूमन जो मिस्टेक है उनका, वो कोई भी ह्यूमन मिस्टेक ना करें, या फिर जैसे मैन मेड जो हम मिस्टेक करते हैं उस पर रीडिंग में मिस्टेक कर दिया, फिर सभी एरर्स को जितने भी टाइप के और एरर हो सकते हैं उनको हम मिनिमाइज भी कर दें, उनको हम जीरो भी कर दें, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम एरर आ सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम एरर क्या होता है बेटा, वो होता है उसका लिस्ट काउंट। ठीक है, अभी इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि लिस्ट काउंट ये मिनिमम एरर क्यों होता है। ओके, तो लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए, लिस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम क्या वैल्यू मेजर कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, लिस्ट काउंट। तो जैसे कि मैं एक बिल्कुल सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई मीटर स्केल है, मीटर स्केल है, तो आप जो मीटर स्केल है कितनी लेंथ मेजर कर सकता है, तो आप बोलेंगे कि मीटर स्केल है ये हमारी 1 मीटर तक लेंथ मेजर कर सकता है। ओके, ये हमारी 1 मीटर तक लेंथ मेजर कर सकता है। सपोज कर लीजिए कि इस मीटर स्केल में 100 डिवीजन है आपके, सपोज कर लीजिए कि इस मीटर स्केल में कितने डिवीजन है आपके, 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन। तो मैंने पूछा कि एक डिवीजन किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे कि 100 डिवीजन में कितना आता है, 1 मीटर आता है, तो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा बेटा इसका, तो 1 डिवीजन आप बोलेंगे कि 1 डिवीजन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100, तो यह आपका आ जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, तो एक डिवीजन 0.01 मीटर, और इसको अगर मैं और इसको तोड़ना चाहूं तो एक डिवीजन को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.01 मीटर क्या होता है आपका, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो एक डिवीजन है, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो एक डिवीजन है वो कितनी लेंथ नाप रहा है आपका, 1 सेंटीमीटर की लेंथ नाप रहा है। ओके, तो इसका मतलब अगर मेरे को कोई लेंथ है 1 सेंटीमीटर से छोटी वाली लेंथ, मैं इस मीटर स्केल की हेल्प से नहीं नाप सकता। ओके, इस मीटर स्केल की हेल्प से मैं कोई भी एक सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो मैं मेजर नहीं कर सकता हूं। ओके, तो अभी आप अज्यूम करके चल लीजिए कि कोई लेंथ है मेरी, कोई लेंथ है और वो है आपकी 50.5 सेंटीमीटर, वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू मैं बता रहा हूँ वो क्या है, उसकी 50.5 सेंटीमीटर। आप इस मीटर स्केल की हेल्प से उसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जब आप नाप रहे हैं उसको, तो उस लेंथ को 50 डिवीजन तक तो आपके आ गए, 50 डिवीजन तक तो आपको कंफर्म हो गया कि 50 सेंटीमीटर तो है, लेकिन जो 50.5 सेंटीमीटर है वो कहाँ पे आएगा, वो कहीं इन बिटवीन आएगा आपका, किसके बीच में, जो 50 वाला जो डिवीजन है और 51 वाला जो डिवीजन है उन दोनों के बीच में आएगा कौन सा, 50.5। तो कुछ बच्चे क्या लिख देंगे बेटा, कुछ बच्चे तो ये लिख देंगे कि वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो 50 सेंटीमीटर तो तल 50 डिवीजन तो पूरा आ गया, तो हो सकता है कि एक और बढ़ा के लिख दे, 51 लिख दे। ठीक है, तो कुछ बच्चे 50 सेंटीमीटर लिख देंगे उसकी लेंथ को, कुछ बच्चे 51 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का एरर है, ठीक है, तो हो सकता है कि 0.5 ज़्यादा भी हो सकता है आपका, 0.5 लेस भी हो सकता है 50 में से। ओके, तो ये जो एरर आता है यही आपका क्या रहता है, मिनिमम एरर होता है, लिस्ट काउंट। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, अगर आप डिवीजन बढ़ा देंगे, आप यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा देंगे तो आपका क्या होगा, जो लिस्ट काउंट है उसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आप किसी भी चीज़ को मोर एक्यूरेटली नाप सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी लिस्ट काउंट के इक्वल तो आपका एरर आना ही है।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एरर कितना आ गया था, किसी बच्चे ने 50 बोला, किसी ने 51 बोला, तो आप बोलेंगे कि एरर 1 सेंटीमीटर का, तो जो एरर है वो आपका आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 डिवीजन, और 1 डिवीजन क्या होता है आपका, लिस्ट काउंट होता है, जितना मिनिमम वो मेजर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये चीज बेटा आपको याद रखना है कि जो मिनिमम एरर आता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो मिनिमम एरर किसके इक्वल होता है आपका, लिस्ट काउंट के बराबर होता है आपका। ठीक है, तो मिनिमम एरर ऑफ एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू द लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आप कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, तो रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो जहां तक आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, तो वो पूरी रेंज, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था रेंज कितनी थी, 1 मीटर थी मीटर स्केल के केस में। तो रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको 100 डिवीजन से, तो आपने 100 से डिवाइड किया, तो वो आपका क्या दिया आ गया, लिस्ट काउंट। तो मिनिमम एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितना होता है, उसके लिस्ट काउंट के बराबर होता है। ओके, तो अभी तो बेटा आपको समझ में आ गई कि कोई भी मेजरिंग वैल्यू है, कोई भी मेजरिंग वैल्यू है, उसको आप मेजर्ड करते हैं तो क्या आता है, उसमें कुछ ना कुछ आपका एरर आता है। ओके, तो वो एरर अगर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है तो कम होता है, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है तो आपका थोड़ा एरर ज़्यादा भी हो सकता है। अभी बेटा इसके अंदर जो एरर एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर एक और तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैंने बोला कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि जेड, ठीक है, और ये किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। ओके, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जड़ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। आप ऐसा अज्यूम करके चल लीजिए कि मैं जड़ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं a को भी मेजर कर सकता हूं और b को भी मेजर कर सकता हूं। और इन a और b को आप किसकी हेल्प से मेजर कर रहे हैं, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर रहे हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर आप मेजर कर रहे हैं तो सिमिलरली a में कुछ एरर आएगा आपका डेल्टा a, b में कुछ एरर आएगा डेल्टा b, तो a में भी कुछ एरर आया है, b में भी कुछ एरर आया है, तो इसका मतलब जड़ तो किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के बराबर है, तो जड़ में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा आपका। ओके, तो वो एरर को, इसी टाइप के एरर को हम बोलते हैं कि एरर, जो एरर है हमारा वो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज आप याद रखिए कि एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जैसे यहाँ पे आपने एडिशन किया तो इसमें कुछ एरर था, इसमें कुछ एरर था, जड़ में भी डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कुछ ना कुछ एरर आएगा। सिमिलरली अगर आप इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी a माइनस बी, तो यहाँ पे भी कुछ एरर है, यहाँ पे भी कुछ एरर है, तो जड़ में भी कुछ ना कुछ आपका एरर आएगा। सिमिलरली डिवीजन में भी अगर a बाई बी है तो a में भी कुछ एरर है, b में भी कुछ एरर है, तो जड़ में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका एरर आता है। सिमिलरली ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन में भी जब देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपका एरर आता है। तो अभी बेटा मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं इन चीजों के, ओके, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना हो। ओके बेटा, तो अभी प्रोपेगेशन ऑफ एरर हम देखते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर। तो सपोज कर लीजिए कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए है आपकी, वो दे रखी है आपकी a प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, इसका एरर। सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ b भी आपको दी हुई है, b प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी सपोज कर लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जड़, वो किसके इक्वल है, a प्लस बी है। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एडिशन के अंदर। ओके, तो आपको पता है कि जड़ किसके इक्वल है, a प्लस बी है। तो आप किसको मेजर कर सकते हैं, आप a को मेजर कर सकते हैं, आप b को मेजर कर सकते हैं, लेकिन सपोज कर लीजिए कि आपको जड़ को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जड़ के अंदर कितना एरर आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। अगर a के अंदर डेल्टा a एरर है, b के अंदर डेल्टा b एरर है, तो आपको सी बात है कि a के अंदर भी एरर है, b के अंदर भी एरर है, ट्रू वैल्यू से हटके, तो जड़ के अंदर भी कुछ ना कुछ आपका एरर आने वाला है। तो मैंने कैसे लिख दिया कि जड़ के अंदर जो एरर है वो मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस डेल्टा जड़ लिख रहा हूँ। तो जड़ प्लस माइनस डेल्टा जड़ इज इक्वल टू a के अंदर एरर को मैंने लिख दिया। तो मेजर वैल्यू ऑफ जड़ क्या हो जाएगी, जड़ प्लस माइनस डेल्टा जड़, कुछ एरर आएगा। a की मेजर वैल्यू आपको पता है a प्लस माइनस क्या होती है आपकी डेल्टा a, b की मेजर वैल्यू है आपकी b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि अगर आप इसको जैसे सोल्व करना चाहें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जड़ प्लस माइनस डेल्टा जड़ इज इक्वल टू a प्लस बी, इन दोनों को मैंने एक साथ लेके चला गया a और b को, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस मैंने बाहर ले लिया और ये आ जाएगा डेल्टा a डेल्टा b। अभी आपको पता है जड़ तो क्या है a प्लस बी, अगर ट्रू वैल्यू होती है a और b की
ए और बी क्या है, ए की ट्रू वैल्यू है, बी की भी ट्रू वैल्यू है, तो जेड की भी आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। लेकिन ठीक है, तो जेड की भी आपको क्या मिलेगी, ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो ये वाली तो जेड ए प्लस बी तो क्या है, जेड के बराबर ही है आपका ट्रू वैल्यू ऑफ जेड। तो ये क्या है, जेड की ट्रू वैल्यू। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। जेड इजिकल टू, मैं ये ए प्लस बी की जगह पे जेड रखूंगा यहाँ पे, तो जेड से जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका एरर आएगा डेल्टा जेड, वो कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ ए प्लस बी, उनको ऐड करने से एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बनती है जेड। ठीक है, आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप मेजर कर सकते हैं ए को भी, आप मेजर कर सकते हैं किसको, बी को भी। ठीक है, तो मेजर अगर आप करेंगे ए या बी को, तो आपको पता है कि वहां पे कुछ ना कुछ ए की मेजर्ड वैल्यू में भी कुछ एरर होगा, बी की मेजर्ड वैल्यू में भी कुछ एरर होगा आपका। ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं क्या, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और ये जेड क्या है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, तो इसके अंदर जेड के अंदर कितना एरर आएगा, ड्यू टू एरर इन ए एंड बी, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैंने ए बी को अलग करके देखा, तो जेड के अंदर जो एरर आया डेल्टा जेड, वो कितना आया आपका, एरर इन ए प्लस एरर इन बी। और इसी को हम बोल सकते हैं बेटा, एरर इन ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए, इसको ऐसा बोल सकता हूं मैं, और डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन बी। सिमिलरली बेटा अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आप घर पे करके देख लीजिए इसको एक बार, तो वहां पे भी आपका जो एरर आएगा वो कितना आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो जेड के अंदर कितना एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ए और एब्सोल्यूट एरर इन बी। सिमिलरली हम देखेंगे किसके केस में बेटा, डिवीजन के केस में भी देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देखेंगे कि वहां पे आपका एरर कैसे प्रोपेगेट होता है। ओके ओके बेटा, तो अभी एरर हम देख लेते हैं किसके केस में, इन केस ऑफ प्रोडक्ट और कोशेंट। अगर डिवीजन में हो दो फिजिकल क्वांटिटी, एक तो मल्टीप्लिकेशन में हो, ए का मेजर वैल्यू बता रखी है ए प्लस माइनस डेल्टा, बी की भी दे रखी है आपकी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जेड, वो किससे बन रही है, वो प्रोडक्ट ऑफ ए और बी से बन रही है। तो आपका ए में अगर एरर जो एरर है वो डेल्टा ए है, और बी के अंदर जो एरर है वो आपका डेल्टा बी है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जेड के अंदर आपका कितना एरर आएगा। तो इस केस में क्या रहता है बेटा, ये याद रखिए डायरेक्टली आप, कि जो रिलेटिव एरर इन जेड होता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ये डेल्टा जेड बाई जेड क्या है आपका, रिलेटिव एरर। देखिए सम में मैंने बताया था, तो सम में क्या हुआ था कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया था, वहां पे प्लस डेल्टा बी आया था। तो वहां पे क्या था, डेल्टा ए क्या था, एब्सोल्यूट एरर इन ए एब्सोल्यूट एरर इन बी। अगर मैं इस एरर को ए से डिवाइड कर दूं, इसको मैं बी से डिवाइड कर दूं, और इसको मैं जेड से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाता है आपका, रिलेटिव एरर। ये क्या होता है आपका, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे बेटा याद रखिए कि जब प्रोडक्ट और जो कोशेंट होता है, जब डिवाइड करते हैं, जब टू फिजिकल क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में हो या कोशेंट में हो, तो क्या होता है, उनके रिलेटिव एरर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई भी टू फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो, तो उनके एब्सोल्यूट एरर जुड़ते हैं। अगर वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर हो, तो आप हमेशा याद रखिए उनके रिलेटिव एरर आपस में जुड़ते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा ए होता है या फिर डेल्टा बी होता है। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए को अगर मैं उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो डेल्टा ए बाई ए क्या होता है आपका, रिलेटिव एरर, और डेल्टा बी बाई बी क्या है आपका, रिलेटिव एरर किस में है, बी के अंदर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखा प्रोडक्ट जब हम करेंगे ए डॉट बी का, तो जो रिलेटिव एरर इन जेड है वो किसके इक्वल होता है, वो एडिशन होता है किसका, रिलेटिव एरर इन ए डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बी बाई बी। तो ये वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि प्रोडक्ट और डिवीजन के अंदर हमेशा क्या होता है, उनके रिलेटिव एरर आपस में ऐड हो जाते हैं आपके। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, यहां से इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा इंटू 100 इंटू 100 इंटू में 100। तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाता है आपका, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं किसी चीज का, एरर डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी जेड इंटू 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो ये क्या हो गया आपका, परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो सिमिलरली यही चीज रहेगी आपकी किसके अंदर, क्वोशिएंट के अंदर भी। ओके, तो दो चीजें याद रखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, जो
प्रोडक्ट और डिवीजन होता है उसके अंदर रिलेटिव एरर आपस में ऐड हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कौन से एरर ऐड हो जाते हैं आपस में, परसेंटेज एरर आपस में ऐड हो जाते हैं। लेकिन जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसके अंदर आपके एब्सोल्यूट एरर आपस में ऐड होते हैं आपके। ओके, उसके बाद बेटा देखते हैं कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर हमारा कैसा होता है अगर कि कोई पावर की फॉर्म में हो हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ओके ओके बेटा, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर ड्यू टू पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। तो आपको क्या दिया हुआ है कि जेड आपको दिया हुआ है ए की पावर n, और एक में जो एरर आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए प्लस माइनस डेल्टा है। तो मेजर वैल्यू ऑफ ए आपको दी हुई है, तो आपको बताना है कि जेड के अंदर क्या एरर आएगा अगर इसकी कुछ पावर है। जेड क्या है, ए रेज़ टू पावर n है आपकी। ठीक है, तो बेटा ये हमें याद रखना कि जो रिलेटिव एरर इन जेड आएगा वो कितना आएगा, n टाइम्स ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और रिलेटिव एरर इन ए हो जाएगा। आप कैसे समझ सकते हैं इसको, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि z इजिकल टू ए इंटू ए कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, रिलेटिव एरर इन z इजिकल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। भी क्या है यहाँ पे, a ही है आपका, डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, c भी आपका क्या है, a ही है। तो ये कितनी टाइम चलेगा, n टाइम्स चलेगा। तो आपका फाइनली जब आप इनको ऐड करेंगे तो रिलेटिव एरर इन z कितना आ जाएगा, n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर इन z विल बी ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर इन a। ओके, अभी लास्ट केस है बेटा जनरल रिलेशन ऑफ एरर इन्वॉल्विंग पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। अगर कोई जनरल रिलेशन ऐसे दी हुई है आपको, z इक्वल टू a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है आपकी। ठीक है, तो a के अंदर भी आपको a की मेजर वैल्यू पता है, b की पता है, c की पता है, आपको z में कितना एरर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है बेटा, रिलेटिव एरर इन z, ये रिलेशन याद रखेंगे। रिलेटिव एरर इन z क्या हो जाएगा आपका, a की पावर b। आपको पता है कि कोई भी चीज अगर मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में है, तो हमेशा क्या होता है वो चीज आपस में क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है उनकी रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई में है, a की पावर p b की पावर q। तो a की पावर p का क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर इन p टाइम्स रिलेटिव एरर इन डेल्टा a, सॉरी p टाइम्स रिलेटिव एरर इन a। इसका क्या हो जाएगा, q टाइम्स रिलेटिव एरर इन b, और ये डिवीजन में है तो वो भी सेम ही रहता है आपका, तो r टाइम्स रिलेटिव एरर इन c। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, तो बेटा ये 4 रिलेशन आपको, ये जो 6 रिलेशन है यही आपको याद रखनी है। ये भी दो रिलेशन, ये दो लास्ट वाले 2 रिलेशन आई है, ये भी आपकी प्रोडक्ट और डिवीजन वाले फॉर्मूले से ही आपकी आई। तो बेसिकली आपको 2 चीजें याद रखनी है इसमें। अगर आपकी 2 फिजिकल क्वांटिटी वो एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में है तो उनके एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं। अगर वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर है तो उसको याद रखेंगे, उनके रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। तीसरी और एक और चीज याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके मल्टीप्लिकेशन में n है तो n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन a हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन z के बराबर। ओके, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो इनसे बाहर आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं, आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेगा, जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा आपसे कि मास के अंदर रिलेटिव एरर दे रखा है, मास के अंदर आपका परसेंटेज एरर दिया हुआ है वो है 2%, और स्पीड के अंदर आपका परसेंटेज एरर दिया हुआ है लेट्स से वो है 1%। मैंने आपसे क्या पूछ लेगा, फाइंड आउट द एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ इंटू m इंटू वी स्केयर। ओके, तो ये m और v आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर किस में हो जाएगा, मास के अंदर, प्लस ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हाफ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप रिमूव कर सकते हैं, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है एरर फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो कभी भी आपको 3 जैसे कांस्टेंट कोई भी मिल जाए तो उस कांस्टेंट को आप सिंपली रिमूव करके आप mv स्क्वायर में जितना एरर आएगा वही आपका हाफ mv स्क्वायर में एरर आएगा। ओके, तो एरर कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो परसेंटेज एरर इन मास जैसे आपको दिया हुआ है 2% है, प्लस वेलोसिटी का आपका दिया है 1%, तो 2 into 1, तो आपका रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4%। ओके, तो इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें।
पूरा एरर एनालिसिस वाला जो हमारा टॉपिक है वो मोर और लेस आपको इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछेगा। ओके, तो यहाँ तक आपका एरर एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके ओके बेटा, तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके 5 रूल होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपको इन्हीं ये 5 रूल ही हर जगह फॉलो होते हैं आपके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ओके, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके 5 रूल फॉलो होते हैं। तो 3 रूल तो जैसे मैंने अभी लिखवा दिए हैं, 2 रूल मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि हर जगह यही 5 रूल आपके वैलिड होते हैं। ओके, तो इन्हीं 5 रूल्स को आपको याद रखना है, आपको समझना है इन्हीं 5 रूल को, ठीक है। तो कोई ना कोई इन 5 में से एक रूल वहाँ पे अप्लाई होगा, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा रूल भी वहाँ पे अप्लाई हो रहे हो। तो इन्हीं को अप्लाई करते हुए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसी भी जैसे कोई भी नंबर दिया है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा जैसे कि आपको दिया गया है कि फर्स्ट रूल जो दिया गया है, आपको क्या दिया गया है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर कोई भी नंबर है उसमें जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा, जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 4। कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है इसके अंदर, तो वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई यहाँ पे? 4। अभी जैसे मैंने पूछा कि एक और नंबर दे दिया, जैसे 1.436, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आप भी यहाँ पे बोलेंगे कोई तो जीरो, इसमें तो कोई है ही नहीं, सभी नॉन जीरो डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 आप सीधे बोल देंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 4 है, ठीक है। तो जब भी बेटा आपको नॉन जीरो डिजिट नंबर दे रखा है तो आप सीधा जितने भी डिजिट दे रखी हैं वो सारी कितनी हो जाएंगी? आपकी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा है। लेकिन इसमें जो बाकी के जो 4 रूल है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं कि अगर नंबर में जीरो है आपके अंदर, अगर किसी नंबर पे अगर कोई भी नंबर है अगर उसमें जीरो आ रही है तो हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बाकी के जो 4 रूल बचे हैं वो इसी चीज को डिस्कस करते हैं। इफ द नंबर है जीरो वैल्यू इन बिटवीन, और कहीं पे भी नंबर के बीच में आपके जीरो आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा रूल आप याद रखिए बेटा कि आर द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आपके जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच के अंदर आपके जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वहां पे आपका हो सकता है डेसिमल पॉइंट हो भी या फिर ना भी हो। ओके, इस रूल को बोलते हैं बेटा ट्रैप्ड रूल, कि अगर जैसे दो नंबरों के बीच में जीरो आ रही है तो इसका मतलब हमारी जो जीरो है वो ट्रैप हो रही है किसी भी 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में। तो अगर वो ट्रैप हो रही है किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो आप क्या बोलेंगे कि वो जीरो क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट होगी। तो जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो 1 जैसे 0 0 1 है, इसमें मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों जो जीरो हैं ये क्या है? ट्रैप हो रही है 1 और 1 के बीच में, ठीक है। 1 और 1 के बीच में ये ट्रैप हो रही है, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में ट्रैप हो रही है, तो दोनों क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बोलेंगे आप? 4 है। ओके, सिमिलरली जैसे मैं दे रहा हूं आपको 2.004। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर है लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो नंबर है, और ये दोनों जो जीरो हैं ये दोनों नॉन जीरो नंबर्स के बीच में ट्रैप हो रही हैं। तो आपकी ये दोनों जीरो कंसिडर होगी किसके अंदर? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो अगेन यहाँ पे अगर मैंने पूछा आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो आप बोलेंगे कितनी होंगी? आपकी 4। ओके, तो आई होप फर्स्ट रूल और सेकंड रूल तो बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट रूल जीरो कोई भी नहीं है, तो अगर कोई भी जीरो नहीं है तो जितने भी डिजिट है वो आपके सिग्निफिकेंट होगी। दूसरी, अगर आपकी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में ट्रैप हो गई है, बीच में फंस गई है दो नॉन जीरो नंबर डिजिट के बीच में, तो वो हमेशा क्या रहती है? आपकी सिग्निफिकेंट रहती है। ओके, थर्ड रूल देख लेते हैं। ये बेटा अगर आपका नंबर है वो लेस देन 1 है, उसके लिए है। अगर आपका नंबर क्या है? लेस देन 1 है, तो आपको आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 0.01, या फिर हो सकता है कि 0.1 हो, या फिर हो सकता है कि 0.00045,
1 से छोटा होना चाहिए आपका नंबर, इस तरह का नंबर आपको मिलेगा। अगर आपका नंबर लेस देन 1 है देन जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में बट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहा है बेटा कि नंबर तो सबसे पहले तो ये रूल कहाँ पे वैलिड होगा, जहाँ पे नंबर आपका लेस देन 1 है। उसके बाद रूल कैसे फॉलो करना है आपको कि जीरो जो होती हैं जो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट होती है, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अब ये जैसे नंबर लेस देन 1 है आपका, तो मतलब ये वाला रूल वैलिड होगा यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है इसके अंदर, कैसे करेंगे कि जितनी भी जीरो होती है राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अब ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट साइड में जितनी भी जीरो है बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 4, तो इसके लेफ्ट में तो ये कितनी जीरो बच गई, ये वाली जीरो आ गई आपकी, ये क्या रहती है आपकी नॉट सिग्निफिकेंट होती है। तो बेटा ये वाली जीरो तो वैसे भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा पता है, यहाँ पे आप डेसिमल लगा सकते हैं सीधा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी जीरो आई आपको क्या याद रखना है कि अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, तो जितनी भी जीरो आएंगी बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो सारी क्या होती है, नॉट सिग्निफिकेंट होती है। आपको ये याद रखना है कि अगर आपका नंबर लेस देन 1 है तो जितनी भी जीरो होती हैं टू द लेफ्ट ऑफ द, लेफ्ट में बता रहा हूं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितनी भी जीरो होती हैं वो सारी नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहां पे आप याद रखिए जैसे 0.0041 है आपका, ये आपका नंबर है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 1 से छोटा है तो थर्ड वाला रूल आपका वैलिड रहेगा, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4, इससे पहले जितनी भी जीरो आई आपकी, ये जितनी भी जीरो आई है क्या रहेगी आपकी, नॉट सिग्निफिकेंट रहेगी। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है यहाँ पे 2 है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे सेकंड दिया मैंने 0.023, आप देखेंगे ये 1 से छोटा है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है आपकी 2, इससे पहले इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आएंगे वो सारी क्या होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट रहेगी। तो ये वाला क्या रह जाएगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितनी आएगी आपकी 2। ओके, तो ये 3 रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी 2 रिमेनिंग 2 रूल्स भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। ओके बेटा, अभी मैं 4th और 5th रूल आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 4th रूल और जो चौथा रूल और जो 5वां रूल है आपका, वो ट्रेलिंग जीरो से रिलेटेड है। ट्रेलिंग जीरो का क्या मतलब है कि किसी भी नंबर के पीछे जो जीरो लगती है उनसे रिलेटेड है आपका, ठीक है। बहुत ही सिंपल है 4th और 5th रूल भी। वो ये किससे रिलेटेड है, 4th और 5th रूल दोनों जो रूल है वो किससे रिलेटेड है, वो ट्रेलिंग जीरो से रिलेटेड है जो किसी भी नंबर के पीछे आती है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारा 4th रूल क्या कहता है कि अगर जो ट्रेलिंग जीरो आ रही किसी भी नंबर के पीछे और वो नंबर क्या है, नॉन डेसिमल है, उसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, द ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, जिस नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, तो वो जितनी भी जीरो होती है वो आपकी नॉट सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर में अगर किसी भी कोई भी ट्रेलिंग जीरो आ रही है किसी भी नंबर के पीछे, अगर वो नंबर हमारा क्या है, अगर वो नंबर क्या है हमारा नॉट डेसिमल है, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, तो जितनी भी जीरो आएंगी पीछे की तरफ, जितनी भी ट्रेलिंग जीरो होगी वो क्या होगी, नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हमारा जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है और उसके पीछे कोई भी ट्रेलिंग जीरो आ रही है किसी नंबर के, ठीक है, तो वो जितनी भी ट्रेलिंग जीरो होगी वो क्या होगी, हमारी सिग्निफिकेंट रहेगी। ओके, तो ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 0 0, तो यहाँ पे आपने देखा कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, और ये दोनों जीरो जो आई है ये आपकी क्या है, ट्रेलिंग जीरो है। तो ट्रेलिंग जीरो है तो आपकी क्या रहेगी, नॉट सिग्निफिकेंट रहेगी। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना होगा आपका 3। ओके, सिमिलरली 1200 मैंने लिखा, 1200 में भी आप देख सकते हैं कि कोई भी डेसिमल नहीं है यहाँ पे, और ये दोनों जीरो है, ये क्या है आपकी ट्रेलिंग जीरो है। तो ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जैसे मैंने देखा 10300, तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि ये 00 है, तो ये तो क्या होगी, ट्रेलिंग जीरो है, कोई भी डेसिमल नहीं है, तो ये क्या होगा आपका नॉट सिग्निफिकेंट, ये दोनों। तो अब बात आती है ये वाली जीरो की, ये सिग्निफिकेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो आप बोलेंगे कि ये दो जीरो है, ये 1 और 3 के बीच में ट्रैप हो रखी है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड वाला रूल लग जाएगा कि जहां पे जीरो आपकी ट्रैप होती है नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो क्या होती है आपकी सिग्निफिकेंट रहती है। तो ये वाली तो सिग्निफिकेंट है और ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है।
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितनी होगी आपकी 3 होगी। ओके, तो फिफ्थ रूल आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि ट्रेलिंग जीरो नंबर विद डेसिमल पॉइंट अगर है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरो होती हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट रहती है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3.500, तो डेसिमल नंबर है तो ये दोनों ट्रेलिंग जीरो क्या रहेगी आपकी सिग्निफिकेंट रहेगी। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मैंने पूछा कितना आएगा आपका 4। यहाँ पे भी सिमिलरली आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट है तो जितनी भी ट्रेलिंग जीरो है, ये वाली भी ट्रेलिंग जीरो है, ये वाली भी ट्रेलिंग जीरो पीछे आ रही है, तो ये दोनों क्या रहेगी आपकी सिग्निफिकेंट रहेगी। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेंगे आपके 4। ओके बेटा, एक चीज और याद रखना है इसके केस में कि कई बार क्या दे देता है आपको, ऐसा दे देता है 4.700 इंटू 10 की पावर 5। तो कभी भी आपको ऐसा दे दे तो आपको ये जो 10 की पावर 5 है 10 की पावर 4 कितना भी आ रहा है तो ये कभी भी आपको इंक्लूड नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए। कभी भी 10 इंटू पावर 5, 10 इंटू पावर 10, 10 इंटू पावर 21 कितना भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके फाइंड आउट करने हैं, इस नंबर के फाइंड आउट करने हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो इसके अगर मैं देखूं तो डेसिमल पॉइंट है और ये दोनों क्या है इसके ट्रेलिंग जीरो है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे यहाँ पे, ये होंगे कितने 4, ठीक है। आप ये नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 10 की पावर 5, नहीं तो आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 ही आएंगे। ओके, आपको ये जो नंबर आया 10 की पावर में कुछ भी दे दे, 10 की पावर 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, वो आपको हटा देना है, उसको आपको कंसिडर करना ही नहीं है टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो आगे का नंबर है उसी के आप सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने फाइंड आउट किए तो मैंने देखा ये डेसिमल नंबर है और पीछे 2 जीरो आ रही है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं आपके 4। ओके, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कल की क्लास में लाइव क्लास के अंदर मैं फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स आपसे पूछूंगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। ओके, और फिर से मैंने बहुत बार बोला है कि आप लोगों को लाइव क्लास अटेंड करनी है। आज मैं प्रिंसिपल सर से बात कर लूँगा कि कैसे क्या वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं जो स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट। ओके, क्योंकि हम पागल नहीं है कि अननेसेसरी आपके लिए रोजाना 2-3 घंटे का यहाँ पे वीडियो अपलोड कर, 2-3 घंटे में आपका ये एक वीडियो अपलोड होता है, उसके बाद आपके लिए लाइव क्लास लेके आते हैं ताकि जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो जाए। और आप लोग बिल्कुल अननेसेसरी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमारा टाइम भी बहुत प्रीशियस होता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है। वहाँ पे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ तो मेरे को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको आ भी रहा है नहीं आ रहा है। वैसे कोई कम्युनिकेशन रहा नहीं है हमारे, हम जैसे स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, तो एटलीस्ट ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि बच्चे को हम जो पढ़ा भी पा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो समझा भी पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। अगर आप वो भी क्लास मिस करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको कुछ आ रहा है। ना तो आप लोग होमवर्क भेजते हैं बहुत सारे बच्चे, ना ही वो लाइव क्लास ले रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है उन बच्चों का कि वो कर क्या रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं कल की क्लास के अंदर, और कल की क्लास में मैं देखूंगा कि कितने बच्चे अटेंड करते हैं क्लास को, लाइव क्लास को। ओके, सो थैंक यू।